नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काफी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो ज्यादातर रिवीजन कंप्लीट हो गया है हमारा। जो भी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो प्लेलिस्ट पर जाएंगे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे, पीछे की सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो टारगेट एग्जाम है हमारे, जैसे कि आरपीएफ का है, एसएससी जीडी का है और आपका आरआरबी एनटीपीसी का है, ये आने वाले टारगेट एग्जाम है। तो ध्यान से अच्छे से पढ़िए, आप रिवीजन करते रहिए। घर पे जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ हमारे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम। 8 बज चुके हैं, जुड़ जाइए जल्दी से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में वर्णित है? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में वर्णित है? पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या ऐसा लिखा है संविधान में? तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं होता वो, ठीक है, किसी का भी मेंबर नहीं होता है। संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर किसी का नहीं होता, ठीक है। दूसरा, संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति प्लस संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। ऐसा कहां लिखा गया है? मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ऐसा भारतीय संविधान बता रहा है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद का गठन इन 3 से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में वर्णित है? तो पहला भी संविधान में ही लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा, संसद जो है राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनी होती है। ये भी दोनों सही है, दोनों ही लिखे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा। आंसर क्या होगा? बी, पहला और दूसरा। क्लियर है? आगे, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट जो है राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है कब? देयर इज असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या राष्ट्रपति की सहमति हो तब, या रिजोल्यूशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय स्टेट, राज्य के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाए तब बना सकती है संसद। इन एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में बना सकती है, या जनरल परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिसीव्ड, राज्य विधानसभा की सामान्य अनुमति अगर प्राप्त हो जाए तो। दूसरा सवाल, जल्दी से आंसर दे दें सभी लोग। देखो, यहां पहले समझ लो आप, बेसिक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे संविधान में होती हैं 3 लिस्ट, 3 सूची का जिक्र है। 3 सूची है हमारे संविधान में। पहला है संघ सूची, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, और दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इस यूनियन लिस्ट में जो विषय शामिल होंगे, इस यूनियन लिस्ट में जो विषय शामिल होंगे, उन पर कानून, उन पर लॉ कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल,
यानी कि विधानसभा बनाएगी, राज्य विधानसभा बनाएगी, और जहां विधान परिषद होता है तो वो भी शामिल हो जाएगा। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर केंद्र यानी कि संसद और राज्य कोई भी बना सकता है, ये समवर्ती सूची है। अब ये क्लियर हो गया किस पर कौन कानून बना सकता है, किसके पास है पावर। लेकिन सवाल ये पूछा है कि अगर पार्लियामेंट, संसद, किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना चाहे जो विषय स्टेट लिस्ट में शामिल है, यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में वो विषय शामिल है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, लेकिन संसद उस पर कानून बनाना चाहती है राज्य सूची में शामिल विषय पर भी, तो ऐसा कब हो सकता है, कब पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है अगर जिस राज्य के लिए बनाना है कानून, उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद जो है कानून बना देगी उस स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों पर भी। ठीक है। राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के पास पावर है, तो संसद बना सकती है उस पर। ठीक है, क्लियर? चलो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डिगामा एट कालीकट? जब वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री 1498 में 1498 में 1498 में जब पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत पहुंचा था, तो वो भारत में कालीकट नाम के एक पोर्ट पर, बंदरगाह पर उतरा था, और वहां पर उसका स्वागत किसने किया? तो वहां पे स्वागत करने वाला व्यक्ति था जमोरिन। जमोरिन वहां का राजा था। जमोरिन कौन था? वहां का राजा था। तो जैसे ही वास्को डिगामा कालीकट नाम के बंदरगाह पर पहुंचा, उसके बाद जमोरिन जो वहां का राजा था, उसने उसका खूब सारा वेलकम किया। ठीक है। तो फिर यहां से वास्को डिगामा क्या ले जाता है? मसाले ले जाता है। वास्को डिगामा क्या ले जाता है? मसाले, स्पाइसेस ले जाता है। कहां? अपने देश, अपने देश ले जाता है, और फिर वहां जाकर उनको बेच देता है, बेच देता है। और कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 60 टाइम्स, 60 गुना प्रॉफिट कमाया उसने ऐसा करके। ठीक है, याद रहेगा। आगे, with reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? गलत बताना है। यूरोपियन पावर्स भारत में आई, यूरोपियन कंपनीज भारत में आई, तो उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला पढ़ लेते हैं, पहला पढ़ लेते हैं। पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो गलत बात है भाई, गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं, 1510 में किया था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा 1499 में नहीं किया, 1510 में किया था। आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत हो गया। आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। बाकी बी क्या कह रहा है? द इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में इंग्लिश जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, स्थापना की। ठीक है, ये भी सही है। ईस्टर्न इंडिया, द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा 1633। 1633 में उड़ीसा में पहली फैक्ट्री बनाई, और साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई, और वैसे ओवरऑल पहली फैक्ट्री देखा जाए तो उड़ीसा में बनाई। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स,
डुप्लेक्स की लीडरशिप में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था 1746 में। तो बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न में आपसे क्योंकि गलत पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से गलत क्या है, तो गलत तो पहला हो गया जिसमें बोला जा रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1499 में किया। ये गलत है, 1510 में किया उन्होंने। ठीक है, क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मिस्ड, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बताओ। सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, जोजिला पास, बताओ भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, गलत बात, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। बाकी नाथुला सिक्किम और जोजिला पास कश्मीर, लेह को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। यहां देख लो आप, लिपुलेख। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भाई, बता दो जल्दी से। तो देखो, सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा और बियाफो। तो हमें पता है अच्छे से, ये नाम भूलना नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहां देखें, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत की जो सेना है देखो पहुंचकर फतेह कर रही है वहां पे तिरंगा लेकर, ये सियाचिन ग्लेशियर है। लेंथ एक बार देख लो, सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है 76.64 किलोमीटर, और बाल्टोरो की 58 किलोमीटर, चोंगोलुंगमा की 50 किलोमीटर और बियाफो की 60 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हुआ, सियाचिन ग्लेशियर हुआ। एक और चीज याद रखेंगे आप, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल में है। ठीक है, लेकिन तिब्बत में भी है, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, चोमो लुंगमा। ठीक है, और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा, सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मींस, जब राष्ट्रीय आय का आकलन होता है तो उसमें आधार वर्ष ही इस्तेमाल होता है। उस आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, आधार वर्ष, आधार वर्ष, जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो आधार वर्ष इस्तेमाल होता है उसमें गणना करने के लिए। तो आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, तो देखो, जब हम जैसे 2024 की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, 2024 की राष्ट्रीय आय की गणना अगर हम करेंगे तो हम गणना के लिए तुलना जब करेंगे कि हमने कितनी ग्रोथ की, कितना हम डिक्लाइन में चले गए, यानी कि कमी हुई नेशनल इनकम में, तो वो किसी न किसी से तो तुलना करनी पड़ेगी ना। जैसे हम कहते हैं इस साल मैंने ज्यादा पैसा कमाया, तो कैसे पता ज्यादा कमाया, हमने पिछली वाली साल से तुलना कर ली ना। वैसे ही जैसे 2024 की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ी है या कम हुई है इस साल, वो हमें कैसे पता लगेगा, पीछे की साल से तुलना करके। तो पीछे की जो साल है जिससे हम तुलना करते हैं उसे ही बेस ईयर कहते हैं, और वो बेस ईयर क्या है, वो बेस ईयर 2011 है। तो 2011 में नेशनल इनकम से तुलना करते हैं आज की कितना ग्रो किया। ठीक है, तो यहां देखो, द ईयर हुज प्राइजेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी,
द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। रियल जीडीपी तो बेस ईयर के आधार पर जो तुलना की जाती है वो रियल जीडीपी हो गई। ठीक है, तो 7वें का आंसर हो गया सी, यानी कि वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा है उसे कहा जाता है बेस ईयर। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रणेता किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रणेता किसे कहा जाता है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो देखो 1991 की बात है, 1991 की बात है। भारत में आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी सुधार। यहां एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, एल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, उदारीकरण। ठीक है, तो इसका प्रणेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर तब की सरकार में। और इन्हीं के साथ जो प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के साथ जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पी नरसिम्हा राव। कौन? पी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडियन इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। और पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री फिर हो जाएंगे आपके कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ये आगे, हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। 2024 में जो लिटरेचर में अवार्ड मिला, तो नोबेल प्राइज जो मिला उसको वो किसको मिला है? तो हांगकांग को। किसको मिला है? हांगकांग को, है ना। ये देखो, ये है नोबेल प्राइज विजेता हांगकांग। हांगकांग ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, साउथ कोरिया की रहने वाली है ये। इनको ये नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला है वहां की। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल। कौन से मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल, युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये रहे, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, एक और चीज देखो, आपको पता है उत्तर प्रदेश में अभी महाकुंभ है ना। महाकुंभ, उत्तर प्रदेश में अभी महाकुंभ है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला बन गया है, 76 डिस्ट्रिक्ट, 76 76वें नंबर का जिला, नया जिला बन गया है। और ये जिला टेम्परेरी है, यानी कि अस्थाई है, अस्थाई है। इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला। इस जिले का नाम क्या है? महाकुंभ मेला। और ये 31 मार्च तक बना रहेगा, 31 मार्च तक ये जिला बना रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी जिला बनाया है उत्तर प्रदेश ने। 76वां जिला, 75 ऑलरेडी है, 76वां जिला बनाया है महाकुंभ मेला को, जो 31 मार्च तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा ये जिला, फिर 75 ही हो जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। Which of the following duties have been prescribed by Indian Constitution as fundamental duty? निम्नलिखित में से वो कौन सी ड्यूटी है जो कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के द्वारा बताया गया है? कंट्री को डिफेंड करना है, इनकम टैक्स पे करना है, कंट्री के रिच हेरिटेज को सुरक्षित बना के रखना है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी है। तो कौन सी वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन चारों में जो संविधान में बताई गई हैं सिटीजन्स के लिए? बताओ भाई, 11वां। तो देखो,
कंट्री को डिफेंड करना है, रेंडर द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब बुलाया जाए राष्ट्रीय सेवा के लिए तो जाना पड़ेगा, पहला ये फंडामेंटल ड्यूटी है। पे इनकम टैक्स, आयकर भरना, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है, ठीक है। रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना ये भी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना ये भी प्रॉपर्टी है। तो 1 2 4 सॉरी 1 3 4, तो 1 3 4 आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, रूस। पार्ट कौन सा है भारतीय संविधान का जहां पे इसे जोड़ा गया है, पार्ट 4A। आर्टिकल कौन सा है, 51A। किस समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। इसके लिए कौन सा संशोधन किया, तो 42वां संविधान संशोधन 1900 कब किया गया बताओ, 76, ठीक है। तब 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, बाद में 86वें नंबर का संशोधन हुआ 2002 में, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई, ठीक है। याद रखेंगे, क्लियर है, भूलना नहीं है। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से गलत बताना है। ध्यान रखिए, सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहां पूछा है गलत क्या है, यहां पूछा है गलत क्या है। तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गलत बात है। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट क्यों होने लगे फंडामेंटल ड्यूटी, तो गलत तो यही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ें, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट 4A में है, सही बात है। 51A आर्टिकल में है, सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया, पहला, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। क्लियर, आगे देखिए, द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, तंबाकू के प्रयोग को पर रोक लगाने वाला जो मुगल सम्राट है वो कौन है, 13वां प्रश्न बता दो जल्दी से। तो भैया वो जहांगीर है, कौन है, जहांगीर है, ठीक। आगे ये देखिए, 1605 में पुर्तगीज इंट्रोड्यूस टोबैको इन इंडिया, 1605 में पुर्तगालियों ने तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और ये फिर आम आदमियों में बड़ी पॉपुलर हो गई। और फिर जो है मुगल एम्परर जहांगीर ने जो है इसका जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से इसको बैन कर दिया, ठीक है। और ऑर्डर इशू किया इसे बैन करने के लिए 1617 में। क्लियर, याद रखेंगे। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वॉज नोन एज, मुगल रूल, मुगल शासन के टाइम पर कॉपर के जो सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें कहा जाता था टंका। क्या कहा जाता था, टंका। ये रहे टंका, मुगलों के टाइम पर इन्हें टंका कहा जाता था, ठीक। आगे, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, नीली क्रांति, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, फिश, मिल्क प्रोडक्शन, किससे संबंधित है, बता दो जल्दी से। तो फिश से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन। देखो यहां ये रहा, तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज लॉन्च्ड इन 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। अब ये किसका हिस्सा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है, ठीक है भाई, याद रखेंगे। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट भी कनेक्ट हो जाएं क्लास के साथ, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो उनकी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। समझ आई मेरी बात। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।